नमस्कार। आज हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत पर। सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत विशेष रूप से आज रॉस के सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत पे बात करेंगे। सामाजिक नियंत्रण कहते ही हमारे मन में ये आता है कि एक ऐसी व्यवस्था या कहा जाए किसी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए किया जाने वाला व्यवहार सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। पिछले लेक्चर में हमने सामाजिक नियंत्रण के बारे में आपको बताया कि सामाजिक नियंत्रण क्या होता है और समाज में ये क्यों आवश्यक है। जब से मनुष्य जाति अस्तित्व में आई, उसने अपने आप को, अपने समाज को, अपने लोगों को नियंत्रित करने के लिए तमाम तरह की गतिविधियाँ अपनाई। कभी वो प्यार से, कभी दबाव से, इस तरह से समय समय पर अनेक नियम, प्रतिमान, मूल्य बनते गए और समाज को नियंत्रित करते गए। लेकिन वर्तमान समय में समाज सरल से जटिल हो गया है। ऐसी स्थिति में इसको नियंत्रित करना अति आवश्यक हो जाता है। सरल समाजों में लोगों को समझा बुझा के वो बात समझ में आ जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में जबकि आधुनिक औद्योगिक समाज है, वहाँ पर केवल प्रतिमानों से, केवल मूल्यों से, केवल समझा बुझा के नियंत्रित नहीं किया सकता, बल्कि उसके लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है। विशेष रूप से अगर हम बात करते हैं कि पहले हम ये समझ लें कि सामाजिक नियंत्रण के समाजशास्त्रियों ने किस रूप में सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। बटोमोर ने इस बात को प्रस्तुत किया है। बटोमोर ने सामाजिक नियंत्रण के दो सिद्धांतों को दो भागों में बांटा है। एक तो वो जो दबावात्मक सिद्धांत यानी प्रेशर वाले हैं। दबावात्मक सिद्धांत वो सिद्धांत होते हैं जो सिद्धांत व्यक्ति या समूह के व्यवहारों का नियमन बल प्रयोग द्वारा करते हैं। अर्थात इस तरह के दबावात्मक सिद्धांतों में दबाव डालकर, बल प्रयोग करके लोगों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। परिवारों से लेकर राज्यों तक अपने सदस्यों या नागरिकों को नियमों का पालन करने के लिए दबाव व दंड का प्रयोग किया जाता है। मतलब दबाव और दंड का प्रयोग किया जाता है। यानी चाहे वो परिवार की बात हो, छोटा रूप की बात हो, मोहल्ले की बात हो या बड़े से बड़े राज्य की बात हो, दोनों स्थितियों में दबाव व दंड का प्रयोग किया जाता है। पहला पक्ष जिसे दबाव व दंड देने का अधिकार है, इसमें मतलब बटोमोर साहब का जो दृष्टिकोण है वो कहना है कि पहला पक्ष तो वो होता है जो दबाव या दंड देने का अधिकार जिसको है, और दूसरा पक्ष होता है जिस पर दबाव डाला जाता है। जैसे हम कह सकते हैं, अगर हम परिवार के संबंध में बात करते हैं तो दबाव डालने का अधिकार किसका है? परिवार के मुखिया का, माता पिता का है। वो दबाव डालता है। किस पर डालता है? बच्चों पे डालता है। इसी तरह से स्कूल में प्रिंसिपल के पास है, टीचर्स के पास अधिकार है। इसी तरह से राज्य में हमारे जो हेड हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो एक तरह प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर उस पूरी बॉडी में जो चीफ जस्टिस है उसको अधिकार है। इस तरह से ये अधिकार इस रूप में दिखाई देते हैं। दोनों पक्षों के अधिकार व दायित्वों का निर्धारण रीति रिवाजों से, प्रतिमानों से, मूल्यों से और कानून द्वारा किया जाता है। मतलब उसके लिए भी एक बाकायदा गाइडलाइन है जिसके आधार पर ये दबाव डालने का और दबाव में रहने का जो व्यवस्था है उसको मेंटेन किया जाता है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं होती, इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। समूह द्वारा दबाव बाह्यता से, माता पिता द्वारा एक तरह से उसकी भर्त्सना करके, उसका दंड, उसको या दंड दे के या बहिष्कार करके अथवा निष्कासन करके, संगठनों द्वारा अनुशासन की कार्रवाई करके, चेतावनी देकर, वेतन में कटौती करके, नौकरी की समाप्ति करके, राज्य द्वारा दंड, जुर्माना देकर, सजा देकर या मृत्युदंड देकर किया जाता है। इस तरह से दबावात्मक जो सिद्धांत है, जिसमें हम काफ़ी हद तक ये देखते हैं कि व्यक्ति को विशेष रूप से दबाव डालकर और कानूनी प्रक्रिया के जरिए उसको दंड देकर ऐसी व्यवस्था की जाती है। दूसरा कानून या दूसरा जो नियंत्रण का सिद्धांत के रूप देखने में आते हैं वो प्रतिमानात्मक या मूल्यात्मक सिद्धांत। प्रतिमानात्मक जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, समाज में केवल दबाव, भय अथवा दंड के द्वारा ही नियंत्रण संभव नहीं है। मतलब ये भी देखा जाता है
कि केवल दंड दे दिया जाए, हर किसी को पुलिस थाने में बंद कर दिया जाए, भय दिखाया जाए, इससे ही सामाजिक नियंत्रण नहीं होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कह देते हैं हम ये तो करेंगे ही चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी स्थिति में प्रतिमानात्मक व्यवस्था का रूप भी दिखने में आता है। समूह के मूल्यों के अभ्यांतरीकरण और स्वैच्छिक आज्ञा पालन पर बल दिया जाता है, अर्थात उनको मोटिवेट किया जाता है कि तुम ऐसा ही करो। इसके लिए आरंभिक समाजीकरण, इसके लिए ज़रूरी है कि शुरू से ही उसका जो सोशलाइजेशन है व्यक्ति का, वो इस तरह का किया जाए ताकि वो गलत काम करने से बचे, जिसमें सामाजिक नियमों के प्रति आदर का भाव होता है। ये बातें परिवार में शुरुआत में ही सिखाई जाती हैं, स्कूल कॉलेज में शुरुआत में सिखाई जाती है, ताकि व्यक्ति सकारात्मक व्यवहार करके आगे बढ़े। सम्यक समाजीकरण मूल्यों के प्रति मानो में आंतरिकीकरण, रीति रिवाजों व कानूनों के प्रति आदर की भावना, स्वैच्छिक आज्ञा पालक, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जिससे सामाजिक नियंत्रण होता है। इस तरह से हम टीबी बॉटमोर का जो दृष्टिकोण है, जिसमें प्रतिमानात्मक, दबावात्मक, दो तरह के कानूनों के रूप अलग अलग समाजशास्त्रियों ने प्रस्तुत किए हैं। जिसमें अगर आज हम बात करते हैं रॉस के सिद्धांत की। रॉस का सिद्धांत जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल जो 1901 में के आसपास उन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसमें प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जिसमें उनका कहना है एक तरह से सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत के संदर्भ में वो विश्वासों पे बहुत जोर देते थे। विश्वास उनका मेन बिंदु है जिसके आधार पर वो अपने सिद्धांत को समझाने का प्रयास करते हैं। रास ये मानते थे कि दो तरह के समाज होते हैं। एक तो वो प्राकृतिक समाज होता है, और प्राकृतिक समाज उसको कहते हैं जिसमें रास का तात्पर्य ऐसे समाजों से है जो मानव की जो नैसर्गिक क्रियाएं हैं उन पर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं लगाया जाता है। एक तरह से सरल तरह का समाज कहा जा सकता है उसको। एक ऐसा समाज जिसमें जो ज़्यादातर जो गतिविधियां हैं वो निगेटिव नहीं होती हैं, नैसर्गिक जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं होती हैं। दूसरी तरफ दूसरी ओर वर्गों पर आधारित समाज, जहाँ पर अनेक तरह के वर्ग होते हैं, एक तरह से उसको हम जटिल समाज भी कह सकते हैं। उन समाजों में शक्तिशाली व साधन संपन्न वर्ग द्वारा अन्य कम शक्तिशाली लोगों पर और कम सुविधा वाले लोगों पर एक तरह से उनके व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। यह कहा जाए उच्च वर्गों द्वारा निम्न वर्गों को नियंत्रित किया जाता है, अधिक शक्तिशाली लोग द्वारा कम शक्तिशाली को नियंत्रित किया जाता है, ज़्यादा ताकत वाले लोग कम ताकत वालों को नियंत्रित करते हैं। इस तरह से सोसाइटी में ये चीज़ दिखाई पड़ती है। छोटे वर्ग को ये साथ में ये भी होता है, छोटा वर्ग को ये विश्वास होता है कि बड़े वर्गों के द्वारा कही गई बातों को अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारी आवश्यकता नहीं पूरी होगी, इसलिए वो आवश्यकता पूर्ति को ध्यान में रखते हुए उनकी बातों को मानते हैं। तो ये चीज़ देखने बात है। इसी तरह से देखा जाए तो प्राथमिक व सरल समाजों में जो कि प्राकृतिक समाजों के प्रतिनिधि हैं, उनमें सामाजिक नियंत्रण की जरूरत ही नहीं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, या रॉस ने जो बात कही कि सरल समाजों में या प्राकृतिक समाजों में ये दिखाई पड़ता है कि जो नैसर्गिक क्रियाएं हैं उनमें एक सामान्य क्रियाएं हैं, निगेटिव एक्टिविटीज़ नहीं हैं, तो उनमें एक तरह से सामाजिक नियंत्रण की जरूरत ही नहीं। जबकि जटिल समाजों में जैसे जैसे जटिल होता जाता है, हम देखते हैं जटिल समाजों में लोग तरह तरह की वर्ग दिखाई पड़ते हैं, तरह तरह की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। उन तरह तरह की समस्याओं के लिए ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह एक तरह का सामाजिक नियंत्रण की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात वहाँ आवश्यक है कि सामाजिक नियंत्रण किसी न किसी रूप में किया जाए। तो जटिल समाजों में सामाजिक नियंत्रण के अनेक साधन होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी साधन होने के साथ साथ रॉस ये कहते हैं कि विश्वास इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो नियंत्रित करने का जो सिस्टम है, जो साधन है, उन पर भी मतलब लोगों का विश्वास होना चाहिए, तभी वो उस बात को मानेंगे। तो इस विश्वास की बात यहाँ पर महत्वपूर्ण मानी गई है। विश्वास ही लोगों में एक तरह से सहानुभूति, न्याय, सामाजिकता और बदले की भावना पैदा करता है। मतलब एक तरह से विश्वास के जरिए ही ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती है। ये भावना सामाजिक नियंत्रण के आधार है। मतलब एक तरह से जो भावना है, विश्वास की भावना, एक तरह से वही सामाजिक नियंत्रण के बेस है। रॉस ने एक तरह से दो तरह की विधियों के बारे में बताया है। एक तो राजनीतिक दबाव की बात उन्होंने की ही। राजनीतिक दबाव क्या होता है कि जिसमें भय अथवा शक्ति का प्रयोग द्वारा समूह को नियंत्रित किया जाता है। इसमें शक्ति का प्रयोग भी किया जाता है, भय का भी प्रयोग किया जाता है, इसके जरिए लोग के व्यवहारों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी है कि नैतिक व्यवस्था। नैतिक व्यवस्था एक तरह से
इस व्यवस्था द्वारा नियंत्रण किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि दो तरह का रूप देखने में आता है, एक तो राजनीतिक और दूसरा नैतिक। दोनों आधारों पर समाज में नियंत्रण, लेकिन दोनों स्थितियों में विश्वास इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा लोग उस बात को नहीं मानेंगे। क्योंकि लोग के अंदर विश्वास पैदा करना इम्पॉर्टेंट है, तभी वो न्याय व्यवस्था को मानेंगे, तभी वो नैतिक व्यवस्था को मानेंगे। तो समूह में जो धर्म है, वर्ण है, जाति के आधार पर अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब नैतिक व्यवस्था को तभी माना जाता है, लोग उस कानून व्यवस्था को तभी मानेंगे या नैतिक व्यवस्था को तभी मानेंगे जब ये देखा जाएगा कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव हुआ तो लोगों का विश्वास अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से समूह की जो संस्कृति है उसमें असमानता नहीं होनी चाहिए। वो समूह की संस्कृति एक तरह की होती है, अगर संस्कृति अलग अलग होगी तब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, लोग उस बातों को नहीं मानेंगे। इसलिए विशेष रूप से समूह की जो संस्कृति है उसमें समानता पाई जानी चाहिए, सामाजिकता की और वह हम की भावना होनी चाहिए। ये नहीं कहा जाए कि ये कारण है कि हम की भावना, समुदाय के संदर्भ में हम लोग कहते थे हम की भावना, यानी एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का समूह जिसमें हम की भावना, यानी एक समुदाय में नियम कानून एक तरह के हो सकते हैं जबकि दूसरे समुदाय में अलग हो सकते हैं। इसी तरह से एक समाज में हम की भावना है तो वो नियम कानून, नैतिकता का जो दृष्टिकोण है वो नैतिकता का दृष्टिकोण तब माना जा सकता है, वही व्यवस्था दूसरी जगह नहीं लागू की जा सकती। इसलिए हम कह सकते हैं जहाँ पर हम की भावना है उनके संदर्भ में विश्वास पैदा हो सकता है। इस तरह सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करना आवश्यक है। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि राउस साहब ने जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया उसमें नैतिकता का दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया और राजनीति का भी, दोनों आधारों पर समाज को नियंत्रित किया जाता है। इन दोनों के सहयोग, इन दोनों से मतलब दोनों रूपों से सहयोग बढ़ता है। इस आधार पर राष्ट्र, समूह व व्यक्ति के स्वच्छंदकारी व्यवहार पर सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता को महसूस करते हैं। मतलब उन्होंने कहा जो मनुष्य ना स्वच्छंदकारी अपने ढंग से वर्क करना चाहता है, इसलिए सामाजिक नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। और मानवीय व्यवहार, हालांकि मानवीय व्यवहार जो होता है वो सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से या तत्कालिक जो दशाएं हैं उनके आधार पर भी ये चेंज हो सकता है। मतलब तात्कालिक दशाएं ऐसी होती हैं कि उस स्थिति में उस व्यक्ति दूसरे तरह के व्यवहार कर सकता है, उस तरह से वो प्रभावित हो सकता है। हालांकि बाद में चलकर कुछ लोगों ने रॉस के सिद्धांत को बहुत सही नहीं बताया है। उनका कहना है कि विश्वास के जरिए कैसे हम क्लियर करेंगे सामाजिक नियंत्रण हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि रास ने जो बात कही विश्वास की वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं, जबकि विश्वास के आधार पर हम यहाँ पर देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। चाहे वो कानून की व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक मूल्यों की व्यवस्था हो, दोनों में अगर व्यक्ति का विश्वास होगा तो वो उस विश्वास के आधार पर उस बात को मानेगा और आगे चल के सही ढंग से व्यवहार करेगा। लेकिन अगर विश्वास खत्म हो जाता है तो वही होगा कि अगर किसी को कह दिया जाए कि तुमको दंड मिलेगा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन अगर उसने ये ठान ली कि नहीं दंड मिले या कुछ मिले, मैं तुम पे विश्वास नहीं करता। जैसे कि बहुत पहले ऐसा हुआ कि खासकर जर्मनी में जब तीसरा की मंदी आई थी 1930 के आसपास, तो उस समय अवमूल्यन बहुत ज़्यादा हो गया था जर्मनी की मुद्रा का, जिसके कारण ये देखा गया था कि लोग वहाँ की मुद्रा को लेने से मना कर देते थे क्योंकि इतनी तेज़ी से अवमूल्यन होता था। जैसे सिंपल रूप से अगर किसी होटल में कोई चाय पीने बैठा है तो चाय पीने के लिए उसने जो रेट पूछा है, चाय पीते पीते उसका दाम बढ़ जा रहा था, ऐसा कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में डॉलर की मांग की जाने लगी, तो काफ़ी लोगों ने ये कहा कि अगर कोई वहाँ की मुद्रा लेने से मना करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। लेकिन जब विश्वास ही खत्म हो गया वहाँ की मुद्रा से, इस तरह से अगर किसी देश में किसी पर्टिकुलर चीज़ से, किसी पर्टिकुलर व्यवहार से लोग का विश्वास खत्म हो जाए तो वो कानून को भी नहीं माने। इसलिए यहाँ पर राष्ट्र का जो सिद्धांत अपने आप में विश्वास का जो दृष्टिकोण है वो सही रूप में प्रस्तुत करता है, और इस तरह से हम सामाजिक नियंत्रण के राष्ट्र के सिद्धांत को समझ सकते हैं। आज इतना ही, कल फिर या फिर आगे हम दूसरे सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत पे बात करेंगे।